Chair, the same are declined. Please, matters raised with permission. Mani Shri Iran Kadadi, concern over nothing is going on record. Please take your seat. Please, concern over increasing cases of fake surgeries in the country. Please speak. आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी. प्लीज सभापति महोदय, माननीय श्री ईरन कडाडी, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया. मैं सरकार का ध्यान एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दे की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा. डॉक्टरों को सदियों से भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन आज चिकित्सा क्षेत्र में अत्यधिक व्यवसायीकरण ने इस पेशे की गरिमा को संकट में डाल दिया है. पहले जहां चिकित्सा एक सेवा थी, अब यहां लाभ केंद्रित प्रणाली बन गई है. मेडिकल कॉलेजों की ऊंची फीस, निजी अस्पतालों की बढ़ती संख्या और स्वास्थ्य सेवाओं की निजीकरण ने इसे बाजार आधारित प्रणाली में बदल दिया है. नी रिप्लेसमेंट, कैटरेक्ट सर्जरी, गॉल ब्लैडर रिमूवल, एंजियोप्लास्टी और स्पाइनल सर्जरी जैसी प्रक्रिया अब कई जगहों पर बीमा राशि का अनुचित लाभ उठाने के लिए की जा रही है. कई निजी अस्पतालों में डॉक्टरों की आय इस बात पर निर्भर करती है कि वे कितनी सर्जरी करवाते हैं और उनके टारगेट दिया जाते हैं, जिससे मरीजों को अनावश्यक ऑपरेशन के लिए प्रेरित की जा रही है. सरकार ने गरीबों को स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए आयुष्मान भारत जैसी योजना शुरू की, लेकिन अब इसमें फर्जी सर्जरी और क्लेम के मामले सामने आ रहा है, जिससे मरीजों के सुरक्षा और सरकारी योजनाओं की विश्वसनीयता प्रभावित हो रही है. इसके अलावा फर्जी डॉक्टर और अप्रशिक्षित चिकित्सक बिना योग्यता के मरीजों का इलाज कर रहे हैं, जिससे उनके जीवन पर गंभीर खतरा मंडरा रहा. इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए मेरा सरकार से आग्रह है कि ऐसी अनधिकृत चिकित्सकों और क्लिनिकों पर सख्त कार्रवाई की जाए. फर्जी सर्जरी को रोकने के लिए निजी अस्पतालों को नियमित ऑडिट अनिवार्य किया जाए और सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं में हो रही फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाए, ताकि मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और चिकित्सा पेश कोई गरिमा भी बनी रही. धन्यवाद महोदय. धन्यवाद. माननीय श्री संजय कुमार झा डिमांड्स टू अनाउंस मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर मखाना एंड टू इंक्लूड इट्स अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इन द स्टेट ऑफ. माननीय सभापति महोदय नहीं जा रही है. प्लीज नो सभापति महोदय, मैं रिक्वेस्ट करूंगा. ऑलरेडी आपके 267 के बारे में चेयर का निर्णय आ चुका है, उस पर कोई चीज हम आगे आपको इजाजत नहीं दे सकते. प्लीज टेक योर सीट. माननीय सभापति महोदय, बिहार में मखाना के उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग तक लगभग 5 लाख से अधिक मल्लाह, सहनी और अति पिछड़े समाज के परिवारों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है. मखाना की खेती एक असाधारण और पीड़ादायक प्रक्रिया है. पारंपरिक रूप से मखाना का उत्पादन गहरे तालाबों में होता आया है, जहां किसान मखाना के बीज को एकत्र करने के लिए पानी में गोता लगाते हैं. इस प्रक्रिया में समय, शक्ति और मजदूरी पर अधिक खर्च होता है. बिहार सरकार की सहायता से पिछले कुछ वर्षों में किसानों ने खेतों में मखाना की नर्सरी लगाने की प्रक्रिया शुरू की है. खेत में नर्सरी में लगाने से पहले खेत की 2-3 बार जुताई की जाती है और लगभग 2 से 3 फीट तक पानी भरा जाता है. इस पानी को मार्च से मानसून के बारिश के आने तक बनाए रखना आवश्यक होता है, नहीं तो पूरा फसल नष्ट हो जाता है. मखाना का फल कांटेदार और छिलकों से घिरा होता है, जिससे इसे निकालने और उत्पादन में कठिनाई होती है. पानी से मखाना निकालते समय लगभग 20 से 25% मखाना छूट जाता है और उतारते समय भी इतना प्रतिशत मखाना खराब हो जाता है. 1 एकड़ मखाना की खेती में लगभग 60,000 से 75,000 रुपए का खर्च आता है.
अमूमन मखाना के हार्वेस्टिंग करने में ही किसानों की तिहाई खर्च हो जाता है। हाल के वर्षों में किसानों को उचित मूल्य न मिलने की समस्या गंभीर रूप से उभरी है। मखाना का बाजार मूल्य उच्च होता है, लेकिन जैसे ही किसान अपने फसल को बाजार में लाते हैं, इसका मूल्य अचानक गिर जाता है, जिससे किसानों को उनका मेहनताना सही तरीके से नहीं मिलता और उन्हें काफी नुकसान होता है। इस समस्या के समाधान करने के लिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि मखाना को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के सूची में शामिल किया जाए ताकि किसानों को उचित मूल्य मिल सके। इसके अतिरिक्त सरकारी संस्थाएं जैसे एनसीसीएफ और नेफेड द्वारा एमएसपी पर मखाना खरीदने की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही मखाना को फसल बीमा योजना में शामिल किया जाना चाहिए ताकि किसानों को वित्तीय सुरक्षा मिल सके और वे फसल की असफलता के जोखिम से बचे। मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मखाना बोर्ड बनाकर मखाना किसानों की जिंदगी बदलने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाया है। मखाना बोर्ड बनने से जुड़े R&D पर काम करेगी, नई मखाना खेती तकनीकों को विकसित करेगी, किसानों को उद्योग से जोड़ेगी, FPO के माध्यम से किसानों को आर्थिक सहायता और निर्यात के लिए सहायता प्रदान करेगी, ट्रेड फेयर, ब्रांडिंग, स्टोरेज और देश विदेश में मखाना को प्रमोट करने के लिए काम करेगी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। कभी मॉरिशस गए थे तो उन्होंने मॉरिशस में जा करके वहां के प्रधानमंत्री को मखाना। धन्यवाद माननीय संजय जी। माननीय श्री कुंवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कंसर्न ओवर द प्रॉब्लम्स ऑफ अनऑथराइज्ड पार्किंग नियर सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट एंड पाटियाला हाउस कोर्ट। सर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इंडिया गेट का जो सर्कल है, वहां 3 न्याय के बड़े-बड़े न्याय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और पटियाला कोर्ट, तीनों ही वहां बेस्ड है सर। वहां क्योंकि पार्किंग न होने की वजह से तमाम वकीलों को, तमाम जो मौके आते हैं मुकदमा लड़ने के लिए, उनके लिए कोई पार्किंग की जगह नहीं है। क्योंकि इंडिया गेट एक टूरिस्ट की जगह भी है, एक बहुत हाई सिक्योरिटी जोन भी है, और वकील अपने कोर्ट में पहुंचने के लिए उनके पास न जगह होने से उनके पास गाड़ी इधर या उधर पार्क करने के लिए बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि मौकिल भी जो आते हैं अपना केस लड़ने के लिए, पटियाला कोर्ट बिल्कुल ही सर्कल पर है, पटियाला कोर्ट बिल्कुल सर्कल पे है, वकीलों को समय पे गाड़ी अपनी पार्क करते हुए केस लड़ने के लिए समय पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। मेरी आपसे सिर्फ ये कहना है, क्योंकि वो एक हाई सिक्योरिटी जोन है और वकीलों को भी बड़ी दिक्कत हो रही है, एक डेजिग्नेटेड पार्किंग वो पटियाला हाउस कोर्ट के लिए हो, वो हाई कोर्ट के लिए हो, सुप्रीम कोर्ट के लिए हो, क्योंकि इतनी गाड़ियां हैं और जब गाड़ियां सड़क पे पार्क होती हैं तो उनको भी तकलीफ होती है और तमाम, क्योंकि एक टूरिस्ट स्पॉट होने की वजह से तमाम लोग देखने बाहर से आते हैं, उनको भी वहां एक जैम सा स्थिति हो जाता है। और क्योंकि एक सिक्योरिटी जोन भी है, तो मैं इन तीनों कोर्टों के लिए एक डेजिग्नेटेड पार्किंग प्लेस होना चाहिए, जहां से फेरी चले, जहां से वकीलों को कोर्ट में समय पे पहुंचने को ना कोई दिक्कत हो और जो मुवक्किल अपने मुकदमे लड़ने आते हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद रतनजीत जी। माननीय श्री कार्तिकेय शर्मा, नीड टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर इन मोरनी हिल्स हरियाणा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे हरियाणा से जुड़े इस अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर देने के लिए। हरियाणा राज्य में पथरीली ज़मीन के ऊपर और जो पहाड़ी इलाका पड़ता है खासकर, उसमें बहुत सी ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज की दिक्कत समस्याएं रहती हैं, खासकर पंचकूला, कालका, मोरनी क्षेत्र के अंदर। मैं केंद्र सरकार की राष्ट्रीय जल मिशन और अमृत 2.0 जैसे प्रयासों की तारीफ करना चाहता हूं। साथ ही हरियाणा सरकार की मेहनत को भी सराहता हूं कि जो कालका, मोरनी हिल क्षेत्र, अंबाला और पंचकूला जैसे इलाकों में पीने के पानी और खेती, अन्य चीज़ों के लिए जहां पानी की आवश्यकता है, उद्योगों के लिए, उसके लिए काम कर रही है। लेकिन महोदय, मैं सदन का ध्यान इस चीज़ पे आकर्षित करना चाहता हूं कि पानी वैसे तो राज्य का विषय है और हरियाणा ने इसे पूरी जिम्मेदारी से निभाने का काम किया है, लेकिन पानी के जो स्रोत हैं, चाहे उसकी जो स्कीमेटिक्स हैं, चाहे नक्शा बनाने की बात हो, कमी वाले इलाकों को चिन्हित करने की बात हो, योजनाएं तैयार करने की बात हो, इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर केंद्र और
राज्य सरकार के समन्वय के साथ ही काम हो सकता है। और यहाँ पर जटिल परिस्थितियाँ होने की वजह से और जलवायु परिवर्तन और बारिश की कमी की वजह से ये परिस्थितियाँ और भी भव्य बन जाती हैं। इनका जो दिक्कतें समस्याएं हैं, जो खासकर पहाड़ी इलाके हैं, उनके किसानों के लिए और ही ज़्यादा दिक्कत आती है। और मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों से और हरियाणा सरकार के अधिक सहयोग की मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं, ताकि जो क्षेत्र रह गए हैं वंचित उससे, उन तक भी वो पानी पहुंच सके, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे घरों के लिए हो। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को राज्य सरकार की पहल के साथ मिला देने से हमारे जो फंड्स हैं उनको डफटेल किया जा सकता है, ताकि जो जिस मंशा से केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम कर रही है और कहीं अगर उसमें कमी रह रही है तो उसको पूरा किया जा सके। मेरे कुछ सुझाव हैं। पहले, अमृत भारत और राष्ट्रीय जल मिशन के तहत कालका, अंबाला और पंचकूला जैसे पानी की कमी वाले इलाकों में बारिश की पानी को इकट्ठा करने के लिए और नल से पानी पहुंचाने में प्रोजेक्ट्स को गति दिए जाए। दूसरा, वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरीज के लिए तकनीकी सहायता अमृत 2.0 के तहत उपलब्ध कराई जाए, ताकि पानी की गुणवत्ता आसानी से जांची जा सके। तीसरा, अमृत सरोवर मिशन के तहत हमारे कुएं, तालाबों, बावड़ियों, झीलों को फिर से पुनर्जीवित किया जाए और जीवित करने पर के लिए डीपीआर प्रोजेक्ट्स तैयार किए जाए, ताकि उन प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग हो सके और सोशल ऑडिट जैसे कार्यक्रमों द्वारा उनका नियमित तरीके से उनके ऊपर मॉनिटरिंग की जा सके। चौथा, केंद्रीय भूजल बोर्ड के जरिए भूजल संसाधनों का नक्शा, मैपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज बनाना और वाटर एक्यूफायर्स को रिजुविनेट करने में सहयोग होगा। पांचवा, पानी के दोबारा इस्तेमाल और संरक्षण के लिए हरियाणा के जो भी सर्कुलर इकोनॉमी बनाने की सहायता की जाए। थैंक यू कार्तिकेय जी। माननीय श्री महेंद्र भट्ट, कंसर्न ओवर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वीमेन इन अवेलिंग द बेनिफिट्स ऑफ पीएम सिलाई मशीन योजना। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूँ। आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को फ्री सिलाई मशीन वितरण योजना में महिलाओं को हो रही परेशानी की ओर दिलाना चाहता हूँ। महोदय, भारत सरकार द्वारा बहनों को अपने पैरों पर खड़ा होने तथा श्रमिकों के परिवारों में खुशहाली रखने के लिए चलाई जा रही भारत सरकार की फ्री सिलाई मशीन वितरण योजना, जिसके तहत हर राज्य में 50,000 से अधिक जरूरतमंद महिलाओं जिनकी आयु 20 वर्ष से 40 वर्ष है, संपूर्ण देश भर में चलाई जा रही है। महोदय, अनेकों राज्य हैं जहां महिलाओं को श्रमिक रूप में काम करने के लिए घरों से बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है तथा महिलाएं रोजगार के लिए काम करने की इच्छुक होती हैं। इसके लिए सरकार द्वारा यह योजना चलाई गई है। उद्देश्य स्पष्ट है कि आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसका लाभ शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को प्राप्त होता है। जहां शहरी क्षेत्रों में श्रम एवं कामगार बोर्ड में रजिस्ट्रेशन हो सकता है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में इसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। महोदय, योजना का पंजीकरण भले ही ऑनलाइन आवेदन से कर दिया गया है, परंतु श्रम विभाग के भवन एवं श्रम निर्माण कर्मकार बोर्ड में पंजीकरण करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा आवेदन पत्रों की जांच में काफ़ी समय लग जाता है तथा इस प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की स्थिति भी बनी रहती है। महोदय, इस योजना का लाभ ग्रामीण महिलाओं को मिल सके, इसके लिए इस योजना का लाभ मनरेगा योजना के श्रमिकों से भी जोड़ा जाए। इसका प्रावधान करने की आज आवश्यकता महसूस होती है, जिससे ग्रामीण महिलाओं को कर्मकार बोर्ड के दफ्तरों में चक्कर न लगाने पड़े तथा इस योजना को व्यापक भ्रष्टाचार से बचाया जा सके। धन्यवाद माननीय महेंद्र जी। माननीय श्री तिरुचि शिवा, नीड टू स्ट्रेंथन फिजिकल इक्विटी फॉर बैलेंस नेशनल ग्रोथ, नॉट प्रेजेंट। Dr. Ajit Madhav Rao Gopchade, need to establish branch of Indian Council of Agriculture Research in Nanded, District of Maharashtra State. धन्यवाद सभापति महोदय। महाराष्ट्र राज्य के मराठवाड़ा विभाग के नांदेड़ जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की शाखा किसानों की प्रगति के लिए स्थापित करने की आवश्यकता के लिए माननीय सभापति महोदय, मराठवाड़ा जो महाराष्ट्र का एक सूखा प्रभावित क्षेत्र है, कई गंभीर कृषि समस्याओं का सामना कर रहा है। यहाँ जल की कमी, असमान वर्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जैसे मुद्दे हैं। इन समस्याओं के कारण फसलें उनका बहुत नुकसान हो रहा है और विफल हो रही है, जिससे किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गांव में सूखे की समस्या अक्सर उत्पन्न होती है, जो स्थानिक आय स्तर पर गंभीर प्रभाव डालती है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक असर पड़ता है
क्योंकि कृषि फसलों की विविधता की कमी के चलते उनकी आय में स्थिरता नहीं रहती। इस प्रकार सूखे की स्थिति न केवल कृषि उत्पादन को प्रभावित करती है बल्कि किसानों के जीवन स्तर को भी चुनौती देती है। माननीय सभापति महोदय, मराठवाड़ा के सूखाग्रस्त कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को सूखा प्रतिरोधी फसलों, प्रभावी वर्षा जल प्रबंधन और जलवायु प्रतिरोधी कृषि तकनीकों पर अनुसंधान को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके साथ ही विस्तार सेवाओं को प्रोत्साहित करना और स्थानीय किसानों के लिए प्रौद्योगिक हस्तांतरण को सरल बनाना भी आवश्यक है। इस संदर्भ में मैं भारत सरकार को और कृषि मंत्रालय को निवेदन करता हूं कि ICRA की सूखा भूमि अनुसंधान संस्थान की एक अस्थायी शाखा नांदेड़ में स्थापित की जाए ताकि ICR के वैज्ञानिक अधिकारी स्थानीय कृषि अधिकारियों के साथ मिलकर मराठवाड़ा के प्रत्येक गांव में नियमित रूप से किसानों से मिलकर सूखा प्रतिरोधी फसलों की जानकारी प्रदान कर सके, जिससे सूखा प्रभावित क्षेत्र का आर्थिक विकास संभव हो। ड्राईलैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की मुख्य शाखा महाराष्ट्र में नहीं होने के कारण इस संस्थान के वैज्ञानिक अनुसंधान के लाभ मराठवाड़ा, महाराष्ट्र के किसानों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आर्थिक संकट के चलते मराठवाड़ा के कई किसानों ने अपने जीवन को समाप्त करने का एक अत्यंत दुखद निर्णय लिया है। मैं भारत सरकार को विनम्र प्रार्थना करता हूं कि ICRA की ड्राईलैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक अस्थायी शाखा अगर नांदेड़ जिले में स्थापित की जाए तो किसानों को वो आवश्यकता जो सहायता और जानकारी भी मिल सकता है। अगर यह ICRA की ड्राईलैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की शाखा हमें अगर नांदेड़ जिले में मिलेगी तो इस क्षेत्र में किसान, फसलें, उत्पादकता, इसमें बहुत बड़ी प्रगति हो सकती है। माननीय सभापति महोदय, यह बहुत गंभीर समस्या है। हमारा मराठवाड़ा इस किसानों की फसलों के लिए, और ये मिट्टी जो है पानी पकड़ती नहीं है, इसलिए इसमें रिसर्च की आवश्यकता है और किसानों की मदद करने की बहुत जरूरत है। मैं फिर से आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपके माध्यम से ICRA की संस्था हम मराठवाड़ा के नांदेड़ जिले में मांगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर फौजिया खान, नीड फॉर ए नेशनल पॉलिसी ऑन स्कूल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी। Thank you, sir. Sir, the increasing number of accidents involving school vans and buses has become a serious issue necessitating immediate action, sir. Sir, despite existing state-specific laws and guidelines from the CBSE and directives from the Supreme Court, several notable enforcement challenges and fundamental issues still persist. Sir, a national study conducted by the Save Life Foundation in 2021 has found that 47% school transport vehicles lack seat belts. Only 48 have speed governors. 41% schools have no transport manager. 25% parents could verify that GPS and CCTV systems were operational in school buses. Sir, 12% indicated the absence of safety devices such as fire extinguishers and first aid kits. Over 50% have no emergency contact information. There have been 26% incidents of reckless driving. Currently, sir, Indian law does not mandate seat belts in school buses. While some states have instituted requirements for CCTV cameras in school buses, these practices are not universally applied. Besides, sir, buses, private vans, auto rickshaws are the most prevalent mode of transport in Tier 2 and rural areas, Tier 2 cities and rural areas, but now they have started plying even in Tier 1 cities. These are overcrowded vans and auto rickshaws and unregulated taxis, sir. Despite having one of the highest rates of road crash fatalities globally, India does not have a uniform, comprehensive national policy on school transport safety. While some states have initiated standard policies for school vehicles, including vans and buses, they remain largely on paper with no effective enforcement. Additionally, there's a lack of regulation and safety measures, sir, for auto rickshaws and e-rickshaws ferrying children. To address these issues, I urge the government to develop a national school transport policy to establish uniform safety regulations across all states,
This policy should mandate seat belts, CCTVs, GPS in school vehicles. Regulations must also extend to private schools and transport options such as autos, vans and rickshaws, ensuring a defined set of safety standards is applied, sir. Furthermore, we need to enforce existing school transport guidelines on speed limits, overcrowding, checks and safety equipment requirements. Regular safety audits on all school vehicles should become a standard practice. Schools must implement effective grievance redressal mechanisms. It is imperative to ensure that school drivers receive regular training and sensitization, sir. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Fauzia Khan ji. Mani Shri M. Shanmugam need to review the facial recognition system for issuing take-home ration to the beneficiaries under Integrated Child Development Services Scheme through Anganwadi workers. Not present. Mani Shri Samik Bhattacharya demand for Taslimaz Nasreen's safe return to Kolkata. Thank you, sir. A man who does not strive for mankind is not a man. And the life and words of Dr. Taslima Nasreen is testimony to that. Taslima Nasreen wrote a novel, namely Lajja, The Shame, about the unspeakable atrocities against the Hindu minorities in Bangladesh. The rape, the murder, to elope someone, conversion, everything. And situation compelled her to leave Bangladesh in the year of 2004. Got shelter in Kolkata, and thereafter an unfortunate incident happened, which has been orchestrated by a then Congress leader. And I'm thankful to Congress leadership. Congress expelled that person. But also most unfortunate thing is that after that expulsion, the Trinamool Congress, they have accepted this person and then sent that person to the parliament of this country. And situation compelled Srimati Tasmila Nasreen to leave Calcutta again. सर, ये भारतवर्ष है. दुनिया में जब भी किसी जगह पे कोई लोग खतरे में पड़ जाए तो लोग उसको स्वागत करते हैं इस देश पे. ये आज से नहीं, सदियों का परंपरा है. ये इस देश की संस्कृति है. तो आज जो लोग एक किताब लिखने का नाते एक महिला को अपने जगह से दूसरे जगह भेज देते हैं. मेरे लेफ्टिस्ट कोई फ्रेंड दिखाई नहीं दे रहे हैं. They have observed the International Women's Day. They are talking about Rosa Luxemburg, Clara Jetkins, but they didn't utter a single word about Dr. Taslima Nasreen. Taslima Nasreen wants to come back to Calcutta. ये उसका वो तस्लिमा नसरीনের কাছে কলকাতা শহর প্রাণের শহর. তসলিমা নসরিন কলকাতায় ফিরে আসতে চান, বাংলায় কথা বলতে চান, বাংলায় কবিতা লিখতে চান, বাংলায় সাহিত্য সৃষ্টি করতে চান. পশ্চিমবঙ্গ মানে কাজী নজরুলের কলমে শ্যামা মায়ের বন্দনা. পশ্চিমবঙ্গ মানে নারী মুক্তি আর নারী স্বাধীনতার দৃষ্টান্ত কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় থেকে কবি চন্দ্রাবতী. আর পশ্চিমবঙ্গ মানে পতনের উত্তরে বন্ধুর পন্থা, যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী, হে চির সারথী তব রথ চক্রে মুখরিত পথদিন রাত্রি. বাংলার ছদ্ম প্রগতিশীলতার আড়ালে চূড়ান্ত তোষণ নীতি ও মৌলবাদের কাছে লজ্জাজনক আত্মসমর্পণের দিন শেষ হোক. তসলিমার প্রত্যাবর্তন হোক. বাংলার নারী মুক্তির সূর্যোদয়ের ঐতিহ্য. Thank you. It's not going on record now. Samik Bhattacharya ji, it's already over. 3 minutes, only 3 minutes goes on the record. Thank you. Dr. Ashok Kumar Mittal demands to rename places having colonial names. धन्यवाद महोदय. आज आपने मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया. भारत ने 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का शोषण सहा. राजनीतिक स्वतंत्रता के 77 साल बाद भी हमारे हाई कोर्ट्स, हमारे रोड, हमारे अस्पताल, हमारे विश्वविद्यालय और हमारे कई ऐतिहासिक स्मारक हैं जो ब्रिटिश नामों को ढो रहे हैं, जो कि हमें गुलामी का एहसास दिखाते हैं.
सरकार ने इस दिशा में कुछ ऐतिहासिक कदम भी उठाए, जैसे कि राजपथ को कर्तव्य पथ, इंडियन पैनल कोड को भारतीय न्याय संहिता, इलाहाबाद को प्रयागराज करके एक राष्ट्रवादी सोच का परिचय दिया। पर लेकिन क्या ये इतना काफी है? आज भी हमारे कई हाई कोर्ट जैसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट ब्रिटिश इरा के नामों को ढो रहे हैं। कई इंस्टीट्यूशन जैसे कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज भी ब्रिटिश लेगेसी के नाम के साथ चल रहे हैं। दिल्ली में ही कई रोड जैसे कि मिंटो रोड, हेली रोड, चेम्सफोर्ड रोड, ये भी ब्रिटिश नामों को ही दर्शाते हैं। सर, मुझे कुछ दिन पूर्व महाकुंभ में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रयागराज जाकर मुझे आश्चर्य हुआ कि शहर का नाम तो प्रयागराज हो गया, लेकिन वहां के हाई कोर्ट का नाम अभी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट है। वहां के विश्वविद्यालय, जो कि बहुत ही ज्यादा माननीय विश्वविद्यालय है, का नाम आज भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। और तो और सर, जो लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी वो भी इलाहाबाद है, प्रयागराज नहीं। गेट ऑफ इंडिया, इंडिया गेट के नामों के बारे में भी शायद हमें विचार करना हो। इसके अतिरिक्त आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रोटेक्टेड 3600 से अधिक स्मारकों में आज भी गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स का घर है। दिल्ली में लेफ्टिनेंट एडवर्ड्स की कब्र है, जिसने 1897 की क्रांति में भारतीयों को बुरी तरह से कुचला था। सर, ऐसे लोगों की समाधि को प्रोटेक्ट करने के लिए हम जनता का पैसा लगा रहे हैं। यहां तक कि इसका उसी लेवल पे इसे रखा गया जिसे कि ताजमहल को रखा गया, एक ब्रिटिश ऑफिसर की कब्र को। ये थोड़ा सा चुभता है सर। सर, अब हम ब्रिटेन से बड़ी इकोनॉमी है, तो इसलिए हमें जरूरी है कि हम इस तरफ विचार करें। कुछ राज्यों में भी ऐसा इशू है, तो उसके लिए मैं अलग से वहां के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख के मैं निवेदन करूंगा, जैसे कि वेस्ट बंगाल में कलकत्ता यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु में मद्रास यूनिवर्सिटी है, प्लस ऐसे कई और जगह भी है जहां मैं अलग से निवेदन करूंगा। मेरा यहां सरकार से निवेदन है कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए जो ब्रिटिश नामों वाले संस्थानों को पहचान। डॉक्टर सुखमित्र, धन्यवाद। डॉक्टर सिकंदर कुमार, डॉक्टर माननीय सदस्य नहीं रिकॉर्ड पे जा रहा है, सो प्लीज। डॉक्टर सिकंदर कुमार डिमांड टू एस्टेब्लिश इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन द अपर रीजन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। माननीय सदस्यगण, 1 मिनट कृपया यह हमेशा ध्यान में रखें, 0 आवर में जो भी मैटर आप उठाते हैं वो स्ट्रक्चर्ड है, 3 मिनट से आगे जा ही नहीं सकता, इसलिए उसको उसमें पूरा करना। धन्यवाद। मान्यवर, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में जिला सोलन के बद्दी, नालागढ़, जिला सिरमौर के कालम्ब और जिला ऊना के गगरेट व संतोषगढ़ में औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। हिमाचल में लगभग 350 बड़ी एवं मध्यम तथा लगभग 30,000 लघु औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की गई हैं, जिनमें लगभग 2 लाख लोगों को रोजगार मिला है। उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल में अभी तक हिमाचल के 2-3 जिलों में ही औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की गई हैं और हिमाचल के बाकी जिले इससे वंचित हैं, जिससे यहाँ के लोगों के पास रोजगार के अवसर ना के बराबर हैं और यहाँ के अधिकतर युवा या तो कृषि बागवानी कर अपना गुजारा करते हैं या कोई छोटी मोटी नौकरी कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सोलन, ऊना एवं सिरमौर की तरह ही हिमाचल के अन्य जिलों में भी अगर छोटी बड़ी औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जाती हैं तो जहां एक और क्षेत्रों का विकास होगा, वहीं यहां के लोगों को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर भी मिलेंगे, जिससे यहां के लोगों का जीवन और बेहतर हो सकेगा। उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल में रोजगार के पर्याप्त अवसर न होने के कारण अधिकांश युवा वर्ग अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रोजगार की तलाश में बाहरी राज्यों में जाने के लिए विवश हैं। ऐसे में यदि हिमाचल के मध्य एवं ऊपरी क्षेत्रों में भी औद्योगिक इकाइयाँ लगाई जाती हैं तो यहाँ के लोगों को घर द्वार पर ही रोजगार उपलब्ध हो सकेगा और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगे और हिमाचल प्रदेश भी दूसरे राज्यों के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ेगा और हिमाचल व देश की आर्थिकी में महत्वपूर्ण योगदान अदा करेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री रामजी लाल सुमन, कंसर्न्स ओवर फॉरेन इन्फ्लुएंस इन इंडियन इलेक्शंस।
उपसभापति महोदय, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार नहीं कई बार कहा है कि हमने हिंदुस्तान में मतदाताओं की संख्या बढ़वाने के लिए 2.1 करोड़ डॉलर पैसा दिया है। सभापति, ये बहुत गंभीर मामला है। भारत का वित्त मंत्रालय कहता है कि हमें कोई पैसा प्राप्त नहीं हुआ। देश के विदेश मंत्री कहते हैं कि इसकी जांच हो रही है। इतने गंभीर मामले पर सरकार का अभी तक कोई दृष्टिकोण साफ नहीं है। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री की तरफ से आज तक कोई बयान नहीं आया कि आखिर ये ट्रंप बार बार हिंदुस्तान पर आरोप लगा रहे हैं, हिंदुस्तान के बारे में इस प्रकार की बात कर रहे हैं। ये हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है उपसभापति महोदय, और इतने गंभीर मामले पर सरकार का मौन रहना ये और ज्यादा चिंता को व्यक्त करता है। सभापति महोदय, ये मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा खुफिया तंत्र क्या कर रहा है। इस देश में कोई विदेशी धनराशि हमारे देश में आ जाए, हमारे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करे, हमें ये पता ही नहीं है, जानकारी नहीं है कि ये पैसा कहां से आया, क्यों आया। खुफिया तंत्र हमारे देश का पूरी तरह असफल है। और जहां तक कि सरकार का सवाल है, सभापति महोदय, मैं आरोप लगाना चाहूंगा। सब लोग जानते हैं कि ट्रंप मोदी जी के बहुत बड़े दोस्त हैं, और ऐसा तो दुनिया में कहीं नहीं हुआ कि अमेरिका में गए और ट्रंप के लिए वोट मांगने लग गए। सभापति जी, ये बहुत गंभीर मामला है, और ये जो लोग बैठे हैं चुपचाप, इनको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, भाजपा को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि आखिर है क्या मामला। इतना गंभीर मामले पर सरकार का चुप रहना निश्चित रूप से संदेह पैदा करता है। वरिष्ठ व्यक्ति हैं, ये निवेदन करना चाहूंगा प्रधानमंत्री को हाउस में आकर ना करें, प्लीज प्लीज। सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री को हाउस में आकर के, राज्यसभा में आकर के अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, इस पर एक बयान देना चाहिए। और ट्रंप बराबर जो हिंदुस्तान के बारे में कहते रहे कि हमने पैसा भेजा है हिंदुस्तान में मतदान बढ़ाने के लिए, इससे ज्यादा चिंता का विषय कोई और नहीं हो सकता। मेरे आपसे विनम्र आग्रह है कि सरकार का चुप रहना, मैं आरोप लगाना चाहूंगा, निश्चित रूप से दाल में काला है। धन्यवाद। माननीय श्री ए रहीम डिमांड टू एड्रेस द प्लाइट ऑफ इंडियाज गिग वर्कर्स, नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री प्रमोद तिवारी, concern over crashing of Indian stock market and its impact on investors, not present. Manya Shri Jagesh, demand to increase the funding for innovation works of group of monuments at Hampi. Please, आप कन्नड़ में, you will speak in Kannada. Yeah. Please. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಂಪಿ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಸಮೂಹ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುದಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಂಪಿಯ ಅವಶೇಷಗಳು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ನಿಂತಿವೆ ಮತ್ತು ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣವೊಂದು ಹೆಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 1565ರಲ್ಲಿ ಡೆಕ್ಕನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಗರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವ ಮೊದಲು 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಲೂಟಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದು ದೇವಾಲಯಗಳು, ಕೋಟೆಗಳು, ರಾಜಮನೆತನದ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳು, ಕಂಬದ ಸಭಾಂಗಣಗಳು, ಅಶ್ವಶಾಲೆಗಳು, ನೀರಿನ ರಚನೆಗಳು, ದ್ವಾರಗಳು ಮತ್ತು ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 1600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿದಿರುವ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಈಗ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮೈಸೂರಿನ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಸರಾಸರಿ 4.21 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ನಿಧಿಯಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಾಣವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಾಳಾಗುವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ. ಹಂಪಿಯ ಕಳೆದುಹೋದ ವೈಭವವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದರ ವೈಭವದ ಗತಕಾಲದ ಜ್ಞಾಪಕವನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ. ಸಾಲು ಮಂಟಪ
ಕುಸಿದ ಭಾಗ ನವೀಕರಣ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನವೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಅನಿಶ್ಚಿತೆಯಿಂದ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಚ್ಯುತರಾಯನ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಬಜಾರ್ ಪ್ರದೇಶ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟದ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಹ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಸ್ಮಾರಕ ರಚನೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಾಳಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಂಪಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೋರ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 1.63 ಕೋಟಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊತ್ತ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಣದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತ ಬಿಡುಗಡೆಯು ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅವನತಿಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಎಎಸ್ಐ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ದುರಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾನ್ಯ ಜಗೇಶ್ ಜಿ. ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿ need to address the problems faced by bank employees. Manya Shri Santosh Kumar P not present. Manya Srimati Sangeeta Yadav demand to improve the economic condition of women associated with self-help groups in the country. माननीय उपसभापति जी, आपने मुझे 0 आवर में महिलाओं की वित्तीय समावेशन पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ, सदन को प्रणाम करती हूँ। माननीय उपसभापति जी, महिलाओं की वित्तीय समावेशन को बढ़ाने हेतु ठोस और प्रभावी कदम कैसे उठाए जाए और 2047 तक विकसित राष्ट्र अगर भारत को बनाना है तो उसमें महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। उसमें मैं कुछ आंकड़ों के माध्यम से बात करना चाहूँगी। अभी तक महिलाओं की जो उद्यमिता दर है वो पूरे वैश्विक स्तर पर 37% है, लेकिन हमारी अपनी भारत की इस समय जो महिला उद्यमिता की भागीदारी है वो केवल 13.76% है। महिला श्रम शक्ति भागीदारी में सुधार तो हुआ है, ऐसा नहीं काम तो चल रहा है, लेकिन अभी भी वो संतोषजनक स्थिति नहीं आ पा रही है। सरकार की विभिन्न योजनाओं के बावजूद महिलाओं की वित्तीय समावेशन की स्थिति में थोड़ी अभी और चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। वित्तीय वर्ष 2022 में सार्वजनिक बैंकों ने 1.6 मिलियन महिलाओं को खाते उपलब्ध कराए थे, लेकिन वित्तीय वर्ष 2024 में यह थोड़ा घटा है, ये 1.1 मिलियन ही रह गया है। इस माननीय उपसभापति जी, महिला स्व सहायता समूह और महिला सहकारी बैंकों को भी पर्याप्त वित्तीय समर्थन नहीं मिल रहा है। अतः मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी और सरकार से अनुरोध करना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए वित्तीय संसाधनों तक बेहतर कैसे पहुँच उनकी सुनिश्चित करें, इसके लिए थोड़ा और हमें ठोस और प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही ऋण योजनाओं में उनकी भागीदारी को बढ़ाया जाए। महिला उद्यमिता को सशक्त करने के लिए आवश्यक कुछ नीतिगत सुधार भी किए जाएं और ताकि भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जाए। और माननीय उपसभापति जी, मैं इतना जरूर कहूँगी कि 2014 के बाद में काम तो बहुत हो रहा है, लेकिन जो ऋण उपलब्धता है, मैंने कई बार समूह की महिलाओं से मेरी बात होती है, वो उनको ट्रेनिंग नहीं मिलती प्रॉपर। एक किस्त उनकी जाती है, फिर अगली बार में उनको बड़ा संकट होता है, तो इसके साथ साथ उनको कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम भी किए जाए। धन्यवाद। माननीय श्री संत बलवीर सिंह, concerned over increasing pollution in the major rivers of the country, not present. माननीय श्री सुजीत कुमार, demand to accord biosphere reserve status to Gandhmardan Hill, Odisha. Thank you, Deputy Chairman sir, for allowing me to speak. Sir, the Gandhmardan Hill range is an extremely ecologically sensitive biodiversity region comprising of roughly 200 square kilometers and spanning across 2 districts, Bargarh and Balangir in western part of Odisha. Sir, it's a natural treasure of our country which has unparalleled ecological, biological, spiritual and cultural heritage. And so, sir, there is urgent need to conserve this ecological hotspot and also to bring it to the international and national attention. Sir, as per the Regional Research Institute of Ayurveda, RRI Bhubaneswar, and the Botanical Survey of India, BSI, there are close to 1200 species of medicinal plants in the Gandhmardan region, of which 300 medicinal plants are actively being used in Ayurveda, Siddha, and other branches of Ayush. Sir,
not only, sir, its ecological wealth, but, sir, the Gandhamardan Hill holds immense historical, cultural, and religious significance. Sir, it is believed that Lord Parsuram stayed in the forest in the of this mountain range, sir. And also, sir, it is believed that this Gandhamardan Hill range finds mention in Ramayana. It's believed that, sir, during Treta Yuga, when Lord Hanuman was carrying Sanjeevani to revive Lord Lakshman, a part of the Sanjeevani fell on this forest. And hence, sir, this Gandhamardan region has such rich flora and fauna and such rich focus on medicinal plant. Sir, also, sir, this hill range is home to some vulnerable tribal groups, sir, particularly Bhumija, Bhinjal, and Gond, who have resided in this hill range for centuries, for millennia rather, sir, and have played a crucial role in preserving its natural heritage, in traditional knowledge, and also have been following sustainable practices. So, sir, I would urge the Ministry of Environment and Forest, sir, through you, to take steps, urgent steps, to designate the Gandhamardan Hill Range as a biosphere reserve. Sir, my colleague, Sri Pradeep Purohit, who is the MP of Lok Sabha MP of Bargarh, has already spoken about this in the other August House. And, sir, there are 18 designated biosphere in India currently, of which, sir, Simlipal in Odisha is one. So, sir, given the immense ecological, biological, cultural and spiritual significance of the Gandhamardan Hill Range, I urge the government to declare and designate it as a biosphere reserve. Thank you. Thank you. Mani Shri K.R. N. Rajesh Kumar, demand for increase in wheat allocation to Tamil Nadu, not present. Mani Shri Dr. John Britas, demand to assist Kerala in rehabilitating the landslide victims in Wayanad district, not present. Mani Shri Neeraj Dangi, demand for removal of 18% GST on his insurance policy for senior citizens, not present. Mani Shri Manoj Kumar Jha, need for enhancement of honorarium for ASA workers, not present. Mani Shri Satnam Singh Sandhu, concern over increasing cases of grabbing NRI's properties in our country. Please. बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी। मैं आज इस सदन में 3.5 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी भारतीयों का एक बहुत अहम मुद्दा रखना चाहता हूं। उपसभापति जी, देश के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर विकसित भारत की यात्रा तक हमारे प्रवासी भारतीयों का एक बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। देश के स्वतंत्रता संग्राम को जो मदद, जो सपोर्ट बाहर से मिली, हमारे प्रवासी भारतीयों से मिली, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। और आज विकसित भारत के यात्रा में प्रवासी भारतीयों का योगदान भी बहुत अहम है। और शायद इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीयों को राष्ट्रदूत कहते हैं, उनको सम्मान देते हैं। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि अब प्रवासी भारतीय ग्लोबल लेवल पर बहुत ही प्रभावशाली भूमिका निभा रहे हैं और देश की प्रगति के लिए खूब धन भी भेज रहे हैं। चेयरमैन साहब, यूके में हुए रिसेंट इलेक्शंस में, पार्लियामेंट के इलेक्शन में 29 भारतीय मूल के सांसद निर्वाचित हुए हैं। मैं समझता हूं कि भारत के लिए गर्व की बात है। और आज उस देश में जिसने हमें लंबे समय तक गुलाम बना के रखा, आज दोनों सदनों की गिनती जो है वो 40 के करीब हो गई है, जो मैं समझता हूं कि भारत की बढ़ती हुई सॉफ्ट पावर की एक बहुत बड़ी मिसाल है। उपसभापति जी, देश से हजारों मील दूर रहने के बावजूद प्रवासी भारतीयों का दिल भारत के लिए धड़कता है और देश से जुड़े रहने के लिए उन्होंने अपने घर और संपत्तियां नहीं बेची हैं और नया निवेश भी अपने देश में कर रहे हैं। लेकिन इसके चलते प्रवासी भारतीयों की इन संपत्तियों पर नाजायज कब्जे और धोखाधड़ी के अनगिनत मामले सामने आ रहे हैं। इसकी वजह से प्रवासी भारतीयों में संपत्तियों को लेकर डर का माहौल पैदा हो रहा है
और वो भारत से अपनी संपत्तियों बेचने के लिए तरजीह दे रहे हैं। चेयरमैन साहब, ये बहुत गंभीर मामला है। इसकी गंभीरता केवल संपत्तियों का बेचा जाना ही नहीं, बल्कि मातृभूमि से उनके संबंधों का टूटना या कमजोर होना भी है। उपसभापति जी, प्रवासी भारतीय संपत्तियों की प्रोटेक्शन इंश्योर करने के लिए आज एक नई व्यवस्था बनाने की आवश्यकता नजर आ रही है, जिसमें प्रवासी भारतीयों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जा सके। इस व्यवस्था के तहत संपत्तियों की मैपिंग करके उनको सिक्योर किया जाए, जिससे उन पर कोई कब्जा कर ही ना पाए। कब्जा होने की सूरत में सरकार एक वन स्टॉप Question number 166. इंदु जी, मेरे नाम लेने के बाद बोलिए। मिस इंदु बाला गोस्वामी। Question number 166. Sorry, sir.